जी साथियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र परते, आपका साथी। आज हम बात करेंगे साथियों अध्ययन छुट्टी। अपन अध्ययन छुट्टी के बारे में बताया था मैंने। इसमें लिखा गया है कि भारत के बाहर ऐसे व्यावसायिक और तकनीकी विषय में उच्च शिक्षा या विशिष्ट प्रशिक्षण ले सके जिसका उसे कार्य क्षेत्र के साथ प्रत्यक्ष और निकट संबंध है, उसमें अपन ले सकते हैं अध्ययन छुट्टी। किसी ऐसे प्रशिक्षण कोर्स या अध्ययन दौरे के लिए जिससे कोई नियमित शैक्षणिक अर्ध शैक्षणिक पाठ्यक्रम न हो, किंतु फिर भी उसे जनहित में सरकार के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद प्रमाणित किया जाए, यह कर्मचारी के कार्यक्षेत्र से संबंधित है। नंबर 3 है लोक प्रशासन के विषय का अध्ययन। और नंबर 4 है कोई अध्ययन जो कर्मचारी के कार्य से सीधे संबंधित न हो किंतु उसके मानसिक धरातल का विस्तार करता हो और राज सेवक के रूप में उसकी योग्यता में वृद्धि करता हो, इसके लिए अध्ययन छुट्टी मिल सकती है। इसमें कुछ शर्तें हैं। सामान्यतः पूर्ण सेवा काल में 28 महीने से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, पहला है। और मेडिसिन में पीएचडी और कार्य चिकित्सा अध्ययन के लिए 36 माह की छुट्टी मिल सकती है। साधारणतः कर्मचारियों का अध्ययन अवकाश नहीं मिलता, जिससे सरकार के अधीन 5 वर्ष से कम सेवा की हो। अगर 5 वर्ष से कम है सेवा तो अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी अध्ययन अवकाश समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर आने की संभावित तारीख के 3 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला हो, 57 साल की उम्र हो, सेवानिवृत्त हो, तो वो उसको नहीं मिला, क्योंकि 3 साल में तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। अपन जनरली और एक छुट्टी के बारे में देखते हैं, छुट्टी का नकदीकरण। छुट्टी का नकदीकरण होता है, 10 दिन का नकदीकरण किया जाता है। उसमें आप 1 दिन की छुट्टी लेना पड़ता है और 10 दिन का अवकाश का आपको बेसिक का 10 दिन का बेसिक अपने को मिल जाएगा। तो और ये अपन पूरे सर्विस काल में 6 बार ले सकते हैं और इसका एक स्लैब रहता है। उस स्लैब के अनुसार लगभग 2 साल के डिफरेंस में उसको ले सकते हैं। जनरली क्या है कि अगस्त सितंबर में स्लैब शुरू होता है, तो कई बार क्या होता है कि जुलाई अगस्त में अगर अपन ने ले लिया और दूसरा स्लैब शुरू हो गया सितंबर में या अक्टूबर में सितंबर शुरू हो गया, तो एक बार अपन जुलाई में अगर ले लिया, जुलाई 2019 में, और दूसरी बार अपन ले सकते हैं सितंबर के बाद, क्योंकि स्लैब सितंबर के बाद चालू हो जाएगा। तो इसमें 2 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, तो उसमें सीधा आप एक ही साल में आपको डबल पेमेंट 2 बार उसको ले सकते हैं। ये भी उसके प्रोविजन है, मगर ये सिर्फ एक ही बार होता है। तो इस तरह से अपन छुट्टी का नकदीकरण करते हैं। अच्छा, छुट्टी का नकदीकरण वो इसीलिए होता है कि तुमको बाहर कहीं घूमने फिरने जाने के लिए, कहीं घर के काम करने के लिए या दूसरे काम करने के लिए ये छुट्टी का नकदीकरण नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है कि छुट्टी की जो एप्लीकेशन लिखते हैं अपन, उसमें ये लिखना चाहिए, उसमें ये नहीं लिखना चाहिए कि मैं आवश्यक काम है या घर का कोई काम है तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अब मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, इस तरह से ऐसा कारण लिखना पड़ता है उसमें। ये हो गया नकदीकरण, है ना। अस्पताली छुट्टी जो है
लगभग मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर 120 दिन की छुट्टी, विशेष परिस्थितियों में महाप्रबंधक को 120 दिन से अधिक औसत वेतन की छुट्टी देने का अधिकार है। अगर 120 दिन की अगर लेना है तो फिर जनरल वेतन मिलेगी। मगर कुल मिला के ये 28 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विशेष निःशक्तता छुट्टी, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, ये रहती है किसी भी हाल, ये 24 महीने की मिल सकती है। 24 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले 120 दिन जो रहती है वो औसत वेतन के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा, और बाकी उसके बाद जो है आधे दिन की मिलेगी। जैसे अपन लास्ट में छुट्टी का नकदीकरण रहता है, तो LAP अपन 300 दिन की छुट्टियां जमा कर सकते हैं। 300 दिन की छुट्टियां मान लो जमा नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो वो हाफ पे जो लीव है उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि वो जैसे मान लो आपको 250 दिन की LAP बैलेंस है और 300 के लिए 50 छुट्टियाँ कम पड़ रही है, तो हाफ पे लीव से 50 छुट्टियाँ इधर ली जाएगी, और जो 50 छुट्टियाँ ली है उसका आधा किया जाएगा क्योंकि वो हाफ पे है। तो टोटल जो है आपको 300 दिन का पेमेंट नहीं होगा, आपको टोटल हो जाएगा 275 दिन का, क्योंकि 250 दिन की LAP है आपके पास और 50 दिन की छुट्टी आपने हाफ पे ली है, तो 50 दिन का आधा हो जाएगा 25, टोटल मिला के 275 दिन का आपको बेनिफिट मिलेगा। नसबंदी ऑपरेशन, पुरुष रेल कर्मचारियों को 6 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है अगर नसबंदी करते हैं तो। पत्नी को ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन होने पर उसकी देखरेख के लिए 7 दिन का पुरुष को अवकाश मिलेगा। जैसे पत्नी का अगर ऑपरेशन होता है तो उसके लिए पुरुष को 7 दिन का अवकाश मिलेगा। कर्मचारी की पत्नी के चिकित्सीय गर्भपात के बाद नसबंदी, अगर नसबंदी होती है तो उसके लिए पुरुष को 7 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। कर्मचारी की पत्नी का लेप्रोस्कोपी पद्धति से ऑपरेशन है तो भी कर्मचारी को 7 दिन का अवकाश मिलेगा। विवाहित महिला कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश। नसबंदी ऑपरेशन, यह ऑपरेशन करवाने पर विवाहित महिला कर्मचारी को 14 दिन तक का विशेष अवकाश मिलेगा, और पहला अगर ऑपरेशन अनसक्सेस होता है तो दूसरे के लिए भी 14 दिन का आकस्मिक अवकाश मिल सकता है, मगर उसको वैसे भी कागजात जमा करने पड़ेंगे। IUD लगाने पर, IUD लगाने पर 1 दिन का अवकाश मिलेगा। लेप्रोस्कोपिक पद्धति द्वारा बंध्याकरण, महिला कर्मचारियों को 14 दिन का अवकाश मिलेगा। अगर महिला कर्मचारी है और उसने ऑपरेशन किया है तो उसको 14 दिन का मिलेगा, और पति का ऑपरेशन है तो उसको 1 दिन का अवकाश मिलेगा लेडीज को। अविवाहित रेल कर्मचारी को छुट्टी, अविवाहित रेल कर्मचारी को पुनः नाल खोलने के लिए 21 दिन का अवकाश मिलेगा। अब आता है कार्य ग्रहण करने, ज्वाइंट टाइमिंग। जब रेल कर्मचारी को जनहित में स्थानांतरण किया जाता है उसे कार्यग्रहण ज्वाइनिंग का समय दिया जाता है ताकि वह उसी स्थान या नए स्थान पर अवधि की शुरुआत, पुराने पद का चार्ज छोड़ने की अवधि और वहाँ ज्वाइन होने की अवधि। अगर यदि स्थानांतरण से जब स्थानांतरण उसी स्थान पर हो या जब स्थानांतरण होने पर निवास स्थान एक जगह से दूसरी जगह पर न बदलता हो तो कार्यग्रहण अवधि 1 दिन तक ही सीमित रहेगी। अगर वहीं पे ट्रांसफ़र हो गया हो आपस में थोड़े इधर उधर डिपार्टमेंट में तो 1 दिन का मिलेगा, और
उसी नगर पालिका में हो, निवास स्थान चेंज नहीं हुआ हो तो वहीं पे मिलेगा, तो एक ही दिन का मिलेगा। इसमें उपनगरीय नगर पालिका और नामित नगर पालिका के निकट पड़ने वाले अधिसूचित छावनी क्षेत्र भी शामिल है। थोड़े बहुत जो एक दूसरे से रहते हैं नगर पालिका वगैरह, वो मतलब एक ही इसमें होना चाहिए। जैसे 1000 किलोमीटर से कम है तो 10 दिन का अवकाश मिलेगा, 1000 से अधिक है तो 1000 किलोमीटर से अधिक है तो 12 दिन का, और 2000 किलोमीटर से अधिक है तो 15 दिन का अवकाश, कार्यग्रहण का अवकाश मिलेगा। अगर कार्यग्रहण का अवकाश अगर अपन नहीं लेते हैं तो वो आपको LAP में जुड़ जाएगा। उसे बोल देना कि भाई हम 1 दिन का लिया है, 2 दिन का लिया है या नहीं लिया है, तो जितना ही 10 दिन का जो मिल रहा है वो आपको उसमें जोड़ दिए, LAP में जुड़ जाएगा उसका। मगर अपने अनुरोध पे अगर कोई ट्रांसफ़र लेता है स्वयं के अनुरोध पे तो उनको कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। विशेष अवकाश किस तरह से दिए जाते, कैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस परेड और समारोह में भाग लेने के लिए विशेष अवकाश मिलेगा। रेल कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान करने का, जिस दिन आपका रक्तदान करते हैं तो उस दिन का 1 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा आपको। रेलवे सुरक्षा बल की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मिलेगा। न्यायालय में जूरी के सदस्य तथा निर्धारकों के रूप में उपस्थित होने के लिए, न्यायालय में अगर उपस्थित होना है, कोई केस है तो उसमें मिल जाएगा। हिंदी परीक्षा में भाग लेने व केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए आपको मिल जाएगा। बंद, कर्फ्यू तथा अन्य गड़बड़ी के कारण अनुपस्थित होने पर आपको विशेष अवकाश मिलेगा। अगर बंद है, कर्फ्यू है, 144 धारा लगे हैं। शैक्षिक विज्ञान गोष्ठी में भाग लेने के लिए मिल जाएगा आपको, वाले शिक्षकों को मिलेगा। होमगार्ड संगठन के सदस्य के रूप में नामित रेल कर्मचारी को होमगार्ड से संबंधित आए हैं कोई कर्मचारी तो उनको मिल जाएगा। रेल सुरक्षा कल्याण निधि के अधिशासी निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए 15 दिन तक सीमित है तो मिल जाएगा। लोकसभा, राज्य विधानसभा में चुनाव में भाग लेने के लिए यदि वे ऐसे जगह रहते हैं जहां वोट डालने की तिथि अलग हो तो केवल 1 दिन का मिलेगा। मान लो अगर दूसरे ऐसे वहाँ जाना है, वहाँ वोटर लिस्ट में उसका नाम है और उनका कार्य क्षेत्र यहाँ पे है, दूर है, तो वहाँ पे उनको चुनाव में वोट डालने के लिए 1 अवकाश मिल जाएगा, 1 दिन का मिलेगा। प्रादेशिक सेना वार्षिक परीक्षण शिविर व कमीशन प्राप्ति के बाद प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण की अवधि के पहले और बाद में 6 दिन, कुल मिलाकर 6 दिन। नाटक, संगीत जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों और अंतर मंडलीय और अंतर रेलवे प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वर्ष में कुल 30 दिन का अवकाश मिल जाता है टोटल मिला के। भूतपूर्व सेनानियों को मिलिट्री पेंशन पाने के लिए उसकी असमर्थता के निर्धारण के लिए चिकित्सा पुनर्संरचना बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने पर उतनी अवधि की विशेष आकस्मिक अवकाश उनको मिल जाएगा भूतपूर्व सेनानी के लिए। एक और छुट्टी होती है अनिर्जित लीव नॉट ड्यू। इस छुट्टी की सीमा आधे वेतन की उस छुट्टी के बराबर होनी होगी जो कर्मचारी भविष्य में अर्जित कर सकेगा। लीव नॉट ड्यू, जिसके खाते में छुट्टी है नहीं और पेमेंट बनना है, उनकी छुट्टी चाहिए, तो लीव नॉट ड्यू उनको छुट्टी सैंक्शन हो जाती है और अगले साल जो छुट्टी उनको मिल जाएगी वो उसको उसमें माइनस हो जाएगी। पूरे सेवा काल में डॉक्टरी प्रमाण पत्र पर अधिकतम सीमा 360 रहेगी। कर्मचारी की आधे वेतन की छुट्टी के खाते में भविष्य में जो छुट्टी अर्जित करेगा उसके साथ नाम लिखा जाएगा। यदि वह कर्मचारी बाद में इस्तीफा दे दे, उसे अपनी इच्छा से सेवा मुक्ति होने की अनुमति दे दी जाए तो उसकी छुट्टी रद्द कर दी जाएगी और उसके इस्तीफे व सेवा मुक्ति के को छुट्टी शुरू होने की तारीख से स्वीकार किया जाएगा। उसको दी गई छुट्टी के वेतन की रकम उससे वसूल कर ली जाएगी। यदि वह कर्मचारी काम पर लौट आए और उसके बाद इस्तीफा दे
या सेवा मुक्ति ले ले तो छुट्टी उसके अर्जित नहीं की उसके बराबर की छुट्टी वेतन की रकम उसे वापस करनी होगी। यदि स्वास्थ्य खराब होने के कारण रेल कर्मचारी सेवा न कर पाए, अनुशासनिक आधार पर या 30 वर्ष की सेवा करने के पश्चात पेंशन नियम मैनुअल के पैरा 620 के अनुसार उसे अनिवार्य सेवा मुक्त कर दिया जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो छुट्टी का वेतन वसूल नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये कंडीशन है कि जिसमें आपने जो छुट्टी ली है, लीव नॉट ड्यू, उसका भुगतान नहीं की, उसको कर्मचारी के पेमेंट से भुगतान नहीं किया जाएगा। वो कंडीशन क्या है कि अगर उस कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब है, ऐसी कोई बीमारी है और या अनुशासनिक कार्रवाई हो रही है उस पर और उसको सेवा और क्या है या 30 वर्ष की सेवा के पश्चात, एक नियम है कि 30 साल की सेवा के बाद आपको सेवानिवृत्त कर दिया जा सकता है। तो उसके अनुसार मैनुअल पैरा 620 के अनुसार अगर आपको अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाए तो फिर आपने जो लीव नॉट ड्यू जो छुट्टी ली है उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसका पैसा आपका नहीं कटेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी आपकी जो भी है, आप इस्तीफा दे या ऐसा कुछ करें तो उस कंडीशन में आपको वो पेमेंट आपको देना पड़ेगा या उसकी उतनी छुट्टी आपकी माइनस हो जाएगी टोटल में से। छुट्टी के वेतन से रकम वसूल की जाएगी। तो छुट्टी का जो बैलेंस है आपका, उसमें से आपको वेतन माइनस कर दिया जाएगा। अगर इस तरह से इस्तीफा देते हैं तो कम्यूटेड छुट्टी, आधे वेतन की छुट्टी के आधे दिन के बराबर समवर्तित छुट्टी किसी कर्मचारी को डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर इन शर्तों पर मिलेगी। ये हुए कम्यूटेड छुट्टी। समपरिवर्तित छुट्टी बोलते हैं। छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह तसल्ली हो जाए कि कर्मचारी के छुट्टी समाप्त हो जाने पर ड्यूटी लौटने की पर्याप्त संभावना है, मतलब वो ड्यूटी पे आ सकता है छुट्टी होने के बाद। स्वीकृत के बाद समपरिवर्तित छुट्टी के दुगने दिनों के बराबर आधे वेतन की छुट्टी के खाते में नाम डेबिट लिखा जाएगा, मतलब वो उसके माइनस हो जाएगी। कर्मचारी पूरी सेवा काल में चाहे समवर्तित छुट्टी ले सकता है। पूरी सेवा काल में 180 दिन तक की आधी वेतन की छुट्टी समवर्तित की जा सकती है। यदि कोई रेल कर्मचारी जिसे समवर्तित छुट्टी स्वीकृत की गई है सेवा काल से त्यागपत्र दे दे या स्वेच्छा से सेवा मुक्त हो जाए और ड्यूटी पर नहीं लौटे तो इस छुट्टी को आधे वेतन की छुट्टी माना जाएगा और समवर्तित छुट्टी और आधे वेतन की छुट्टी के अंतर का छुट्टी वेतन वसूल किया जाएगा। मगर एक कंडीशन और है उसमें, यदि कर्मचारी की अस्वस्थता के कारण वह आगे की सेवा के लिए अशक्त हो जाए, उसकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वो आगे की सेवा नहीं कर सकता, लाचारी से सेवा मुक्ति लेनी पड़े तो उसकी मृत्यु हो जाए तो उससे कोई वसूली नहीं की जाएगी। ये कॉज तो रेलवे में है कि भाई अगर ये उसमें भी है लीव नॉट ड्यू में और कम्यूटेड छुट्टी में भी एक क्लॉज है कि अगर आप अशक्त है और इसके कारण आप सेवा मुक्त हो सकते हैं, सेवानिवृत्ति ले ली गई है तो आपकी कोई वसूली नहीं की जाएगी। साथियों, आपको तो इस बारे में अब काफ़ी जानकारी मिल गई होगी छुट्टी के बारे में। बहुत सारी चीज़ ऐसी थी, जैसे अपन अटेंडेंस रजिस्टर रहते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर में छुट्टियाँ लिखी रहती है, LAP, हाफ पे लीव और CL, और उसके अनुसार अगले महीने में उसको अपन कम करते हैं। इस महीने में 2 CL ले ली तो अपन जैसे 10 CL अपनी ड्यू है, लिखा है बैलेंस, और अगले महीने में जब अपन जनवरी में अपन ने ले ली 2 दिन की CL, तो फरवरी में जब आएगा तो उसमें अपन लेंगे कि भैया कितनी बैलेंस रहेगी, 8 बैलेंस रहेगी। अगर आपने 3 दिन की LAP लिखी है
तो फरवरी में कितना हो गया, 15 दिन का बैलेंस रहता था, तो 15 दिन से माइनस हो जाएगा वो 12 दिन हो जाएगा। और दिसंबर में जितनी छुट्टियां बैलेंस है, वो छुट्टियां, उस छुट्टियां में 15 छुट्टियां प्लस हो जाएगी, वो आपको जनवरी में बैलेंस उसका आ जाएगा। इस तरह से अटेंडेंस रजिस्टर में लिखना चाहिए। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर में किसी भी तरह से काटापीटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो उसको गोला लगाओ और गोला लगा के जो लिखना है वो लिख लो। अगर आपने CL ले ली, CL आपने लिख दी मगर ली नहीं, और आपने ड्यूटी कर ली, आपने साइन कर दिया और CL पे ऐसा गोला लिख दिया, उसमें लिख दिया कि CL निरस्त कर दी गई है या LAP निरस्त, छुट्टी निरस्त कर दी गई है। तो इस तरह से अपन उसमें लिख सकते हैं, मगर उसमें काटापीटी या वाइटनर लगाना या इस तरह से ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। उसमें एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, CCL के बारे में आ गई होंगी खासकर। अच्छा, CCL का एक प्रोविज़न ये है कि 1 साल तक की छुट्टियां है, मतलब 365 दिन की छुट्टी, वो तो आपको फुल पेमेंट मिलेगा उसका। और 1 साल के बाद आप जो लेते हैं तो उसको आपको 80% पेमेंट मिलेगा, 20% पेमेंट नहीं मिलेगा, माइनस हो जाएगा। तो ये उसमें एक क्लॉज है, और टोटल मिलती है 2 साल की 730 दिन की। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें छुट्टी के बारे में आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे आप कॉल कर सकते हो, और मुझे आप कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।